प्रिय बच्चों और मेरे साथियों, आज मैं आपके बीच में आया हूं फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर। देखें, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसके विषय में हम आज बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सौंदर्य की प्रधानता हमेशा हमेशा से चली आई है, चाहे आपके सौंदर्य की हो, चाहे किसी भी वस्तु के सौंदर्य की हो। महिला, पुरुष, बच्चे, जनमानस में जितनी चीजें हैं सबका सौंदर्य महत्व रखता है। ठीक इसी तरह से शब्दों का भी सौंदर्य होता है, शब्दों का भी माधुर्य होता है, शब्दों का भी नवीनीकरण होता है। शब्द सुंदर सुनने में लगे, शब्दों का जो श्रवण पान हो उसमें माधुर्य झलके। इसके लिए वाक्यों के साथ फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। यह निश्चित तौर पर वाक्यों के सौंदर्य को बढ़ाता है। शब्दों के सौंदर्य का सही माध्यम फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। अपनी बातों को व्यक्त करने का और अपनी बातों को सौंदर्य के रूप में, अपनी बातों को माधुर्य के साथ किसी के सामने रखने का एकमात्र माध्यम फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। तो आइए हम इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या है, उसके बाद इसके प्रकार बताएंगे, हम आपको उनकी डिफिनेशन बताएंगे। निश्चित तौर पर इस वीडियो में आप पाएंगे कि जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे यहाँ इंटरमीडिएट के कोर्स में है, मेरी बात को खूब ध्यान से सुनिएगा। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको यह वीडियो केवल इंटरमीडिएट स्तर तक दे रहा हूं। बाकी जो वीडियो मैंने आपको दिया, जैसे आर्टिकल्स या पैसिव वॉइस, इन सबको आप बृहद पैमाने पर पढ़ें। ये हाई स्कूल, इंटर, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल किसी में भी पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने प्रयास किया है कि पूरा स्टैंडर्ड दिया है, लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच को मैं मुख्य तौर पर इंटरमीडिएट स्तर तक ही दे रहा हूं। इंटरमीडिएट स्तर में फिगर्स ऑफ स्पीच केवल 7 प्रकार के होते हैं। पहले हम इनकी डिफिनेशन जानते हैं, उसके बाद हम इनके प्रकार बताएंगे आपको। तो आइए डिफिनेशन देखें। अब इसकी डिफिनेशन पर हम चर्चा करते हैं। अ फिगर्स ऑफ स्पीच is a departure from the ordinary form. अलंकार is a departure from the ordinary form of expression. अभिव्यक्ति की सामान्य रूपरेखा, अभिव्यक्ति के सामान्य कथन, अभिव्यक्ति यानी अपनी बातों को व्यक्त करने का जो सामान्य रूप है उसका बदलाव है, या ये कह लें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज, या अपने विचारों के जो सामान्य शब्द हैं उनका बदलाव है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट, अच्छा प्रभाव देने के लिए। ये कह लें कि अपने सामान्य विचार, अपने सामान्य शब्द, अपनी सामान्य बातों को और अच्छे अंदाज में व्यक्त करने का तात्पर्य ही फिगर्स ऑफ स्पीच है। जिस तरह से किसी आभूषण से किसी स्त्री की शोभा बढ़ती है, किसी सौंदर्य से किसी स्त्री की शोभा बढ़ती है, उसी तरह से फिगर्स ऑफ स्पीच के प्रयोग से शब्दों की शोभा बढ़ती है।
आप इंटरमीडिएट में 7 अलंकार, यू हैव टू टेक ए स्टडी इन 7 फिगर्स ऑफ स्पीच। 7 अलंकारों का अध्ययन आप इसमें करेंगे। अब आप देखें, ये 7 प्रकार मैंने यहां लिखे। फिगर्स ऑफ स्पीच के इन 7 प्रकार को मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, इंटरमीडिएट में सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इतने को बहुत बखूबी पढ़ें, आप बहुत ध्यान से पढ़ें। हर चीज़ों को मैं विस्तृत तौर पर आपको बताऊंगा। पहले 7 को मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ, खूब समय दें आप। ये 7 फिगर्स ऑफ स्पीच 20 मिनट 10 मिनट के वीडियो में भी जल्दी जल्दी आपको बताई जा सकती है। मेरा उद्देश्य है कि एक चीज़ को जब आप पढ़ें, एक बार समय दें तो पूरी तरह से पढ़ें। देखें 7 प्रकार। पहला, सिमिली, जिसको हिंदी में आप उपमा कहते हैं। दूसरा, मेटाफर, जिसको हिंदी में आप रूपक कहते हैं। तीसरा, पर्सनिफिकेशन, जिसको आप हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। संबोधन को आप इंग्लिश में अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। ऑक्सीमोरन की हिंदी होती है विरोधाभास। हाइपरबोल की हिंदी होती है अतिशयोक्ति। और एनामेटोपोइया की हिंदी होती है ध्वनि सूचक। आप ये समझें, किसी भी फिगर्स ऑफ स्पीच को लिखने का जो तात्पर्य होता है वो वाक्यों की सुंदरता होती है, शब्दों की सुंदरता होती है। जैसे देखें, एक कोई ले लें, जैसे मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन। व्हाट इज पर्सनिफिकेशन? तो आप जाने कि किसी निर्जीव वस्तु में आत्मा का बोध होना, या किसी निर्जीव वस्तु को ये मान लेना कि यही कार्य करता है, उसको सजीव मान लिया जाए, वो मानवीकरण है। जैसे पेन है, देखें आपके सामने, इस पेन को अगर हमने कहा कि हमारी कलम बोलती है, अब कलम बोलती है, आप समझ रहे हैं? अब कलम को हमने क्या किया? सजीव माना। सजीव मान लेना मानवीकरण हो गया। इसी तरह से मैं इन 7 की डिफिनीशन आपको बता रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम एक एक करके इसकी डिफिनेशन और एग्जांपल्स बताएंगे आपको, ठीक है? मैं यहां लिख देता हूं, उसके बाद आपके सामने आता है। इसका कारण यह है कि वीडियो को छोटी बनाना चाहता हूं और आपको स्क्रीनशॉट मिले, आप उसको पढ़ सकें, पूरा नोट्स तैयार कर सकें। इसलिए मैं इसको एक्स्ट्रा मेहनत करता हूं, लिखकर उसके बाद आपके सामने ले आता हूं, फिर आप इसको पढ़ पाते हैं और नोट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन की शुरुआत करते हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए, आइए अब हम आपके बीच में इसकी डिफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। ये सिमिली की डिफिनेशन है, जिसको आप हिंदी में उपमा कहते हैं। ये क्या है? देखिए, अ सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। 2 अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स की तुलना, आपस में उसकी तुलना की जाए, वो सिमिली है। हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, उन दोनों में से एक का गुण साधारण हो, एक का गुण उससे मिलता हो। जो 2 चीजों की तुलना की जाए, उनमें से एक के गुण मिल रहे हों। द वर्ड्स एज, लाइक और सो, एज, लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। तुलना करने के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए, एज, लाइक, सो। इनका प्रयोग करके 2 अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स की तुलना करना उपमा होती है। मेरी बात को खूब ध्यान से सुने आप। तुलना करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं साहब, वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। एक ही जाति के नहीं होने चाहिए, एक ही तरह के नहीं होने चाहिए। जैसे देखें एग्जाम्पल इसका, जैसे
द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। देख रहे हैं, मैंने बताया दो अलग अलग चीजों की तुलना, नाइट, स्टोन। नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। रात काले पत्थर की तरह अंधेरी है, ऐसी अंधेरी है जैसा कि काला पत्थर। अब आप देखें यहां दोनों में से गुण मिल रहा है कि नहीं? कम से कम एक के गुण जरूर मिलने चाहिए। डार्क है यहां, ये गुण है। तो रात का अंधकारमय होना मिल रहा है, रात अंधेरी होती है, ये डार्क शब्द इससे मैच कर रहा है। दोनों में से एक के गुण मिल रहे हैं। जैसे देखिए एक सेंटेंस, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। देख रहे हैं ना, मान्यवर ध्यान दें, यहां दो लोगों की तुलना हुई है, ही की और हिज ब्रदर की। ये दोनों एक ही जाति के हैं, इनका एक ही वर्ग है। अगर ऐसा है तो ये गलत है, यहां सिमिली नहीं है, ये केवल कंपैरिजन है, ये केवल तुलना है। हमने आपको बताया कि दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए। अगर दो अलग अलग चीजें हैं तभी ये सही है। यहां सिमिली नहीं है, सिमिली ये है। ये क्यों है? क्योंकि दो अलग अलग है, नाइट है, स्टोन है। कहीं नाइट कहीं स्टोन। देख रहे हैं दोनों में अंतर कितना है? एक जाति से तुलना नहीं होनी चाहिए। इसका और दूसरा एग्जांपल देखें, माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड। देख रहे हैं, माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड। यहां हृदय, यहां पक्षी। एक गुण समान किसका मिल रहा है? बर्ड का। चिड़िया का गुण होता है गाना, मिल रहा है कि नहीं? यहां सिमिली है, लाइक की तरह, के जैसा। मेरा हृदय गाती हुई चिड़िया जैसा है। इसका दूसरा देखें, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। देख रहे हैं, एज फ्रेश एज ड्यू। फ्रेशनेस ड्यू से मिलता जुलता है कि नहीं? दो चीजों की तुलना सी की और ड्यू की हुई, लेकिन एक का गुण तो मिल रहा है, इसलिए सिमिली है। इस तरह से साहब ये सिमिली है। कोई भी ऐसा शब्द जिसकी तुलना एक दूसरे शब्द से की जाए, लेकिन उसकी वर्ग, उसकी जाति अलग अलग हो, उसका किस्म अलग अलग हो, लेकिन जो गुण बताया जाए उन दोनों में से किसी एक से मैच करता हो, ये तय कर लीजिएगा, तभी सिमिली है। अब हम आपको बताएंगे दूसरा फिगर ऑफ स्पीच। देखें इसकी डिफिनेशन आपके सामने। अब हम मेटाफर की ओर चलते हैं। मेटाफर, रूपक, इसकी डिफिनेशन देखें। इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। मेटाफर में द थिंग्स, वस्तुएं, कंपेयर्ड, तुलना की जाती है, आर ट्रीटेड या बताई जाती है, एज वन एंड द सेम, एक ही बताई जाती है। एज वन, दो वस्तुएं लिखी जाती हैं साहब, उनको एक बताया जाता है, या ठीक उसी की तरह उसे बताया जाता है। यह बताया जाता है कि यह वस्तु वही है,
द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। इन शब्दों का प्रयोग मेटाफर में नहीं होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, होता क्या है कि सिमिली और मेटाफर ये दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, जरा सा अंतर है। उसमें सिमिली में तुलना की जाती है, मेटाफर में साफ तुलना नहीं की जाती। इसमें वस्तु को उसी की तरह बताया जाता है कि वही है। बात को समझ रहे हैं? इसमें वस्तु को वैसे ही बताया जाता है। जैसे देखें, इसका एग्जाम्पल, पीसी सर हमारे मित्र हैं, उन्हीं को लेते हैं सीधे। पीसी सर इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। पीसी सर इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। पीसी सर भारत के शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा, जानते हैं ना? जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं शेक्सपियर को न जाने ऐसा संभव नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ठीक उसी तरह के हैं कि आप फिल्मों को पसंद करते हैं लेकिन आप दीपिका पादुकोण के बारे में नहीं जानते, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में नहीं जानते। उसी तरह से अगर आप हैं तभी आप शेक्सपियर के बारे में नहीं जानेंगे। पीसी सर इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और देखें, लाइफ इज अ ड्रीम। अच्छा, एक बात और, लाइफ इज अ ड्रीम और लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ये दो शब्द साहब, इन दोनों में से ये क्या है? ए मेटाफर है और ये क्या है? सिमिली है। ये मेटाफर है और ये सिमिली है। देख रहे हैं ना, अंतर समझ में आ रहा होगा? इसमें मैंने क्या किया? जीवन को स्वप्न बताया। जीवन स्वप्न है, जीवन स्वप्न के जैसा है। इसी को अगर कर दें, पीसी सर इज लाइक द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहां सिमिली हो जाएगा। कितना छोटा अंतर है। किसी दो वस्तुओं में से तुलना की जाए तो सिमिली, और उनको वही बताया जाए तो मेटाफर। और एग्जांपल देखिए आप, माय फादर इज द पिलर ऑफ माई लाइफ। माई फादर इज द पिलर ऑफ माई लाइफ। अगर यहां कर दिया जाए माई फादर इज लाइक द पिलर ऑफ माई लाइफ, तो क्या हो जाएगा साहब? तो सिमिली हो जाएगा। वैसे मेटाफर है। जैसे कह दिया जाए, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। अब रेगिस्तान का जहाज हो गया साहब कैमल। यहां मैंने कैमल को क्या किया? मैंने कहा कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। रेगिस्तान का जहाज है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट रेगिस्तान के जहाज जैसा है नहीं कहेंगे हम। अगर ऐसा कह देंगे साहब तो वहां सिमिली हो जाएगा। खूब ध्यान समझें, इन शब्दों का प्रयोग सिर्फ सिमिली में होगा और ये नहीं रहेंगे दो वस्तुओं की तुलना की जाए अथवा दो में से दोनों को एक बताया जाए तो वहां हम मेटाफर करेंगे, तो मेटाफर होगा। अब अगला देखें, इसका थर्ड नंबर, ये देखें पर्सनिफिकेशन। इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव वस्तुएं, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और जो भाववाचक विचार हैं हमारे, यानी वो भी निर्जीव। निर्जीव वस्तुएं, हमारे निर्जीव विचार, आर थॉट ऑफ द पर्सन हैविंग लाइफ, ऐसे सोचे जाएं जैसे कि उनमें जान हो, वो सजीव हो, वो मानवीकरण हो गया।
से पेन को मैंने मान लिया ना सजीव, सजीव हो गया। शब्द बोलते हैं, शब्द को मान लिया सजीव, सजीव हो गया। तो आइए अब हम इसका आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे a lie has no legs, झूठ के पैर नहीं होते। अब यहां मैंने क्या माना, झूठ को सजीव माना ना, सजीव माना तभी तो मैंने कहा कि इसके पैर नहीं होते। और एग्जांपल देखिए, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, प्रेम अंधा होता है। अब आपने प्रेम को सजीव माना, तब आपने इसको ऐसे यहां लिखा, प्रेम को आपने क्या माना, सजीव माना, लव इज ब्लाइंड। अगला देखें, एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हिज फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। अब आपने यहां चिंता को क्या माना, सजीव माना साहब। किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेना। जैसे कुर्सी बुलाती है, द चेयर कॉल्स यू, सजीव हो गया ये, तो मानवीकरण हो गया। और देखें, माई पेन कैन किल यू। अब देखा आपने, पेन को आपने सजीव माना, पेन को सजीव माना ना। इस तरह से किसी भी निर्जीव को सजीव मान लेना पर्सनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है। अब आइए इसका अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं, एपोस्ट्रोफी के बारे में। एन एपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। संबोधन जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, ये सीधे मृत को, डेड को, टू द एब्सेंट या अनुपस्थित को, कोई अनुपस्थित है उसको, या फिर मानवीकृत किए गए, मानवीकरण किए गए किसी वस्तु को संबोधित करती है, एड्रेस करती है। अब एपोस्ट्रोफी में देखें, एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट, संबोधन डायरेक्ट एड्रेस, संबोधित करता है किसको, टू द डेड, मृत को, टू द एब्सेंट, अनुपस्थित को, या फिर टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज, या फिर किसी निर्जीव वस्तु या विचारों को संबोधित करता है, वो एपोस्ट्रोफी होता है। मृत को, अनुपस्थित को, या फिर निर्जीव को सजीव बनाकर संबोधित किया जाए, वो एपोस्ट्रोफी होता है। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे आप, एपोस्ट्रोफी में यहां एपोस्ट्रोफी मार्क्स भी लगाया जाता है, संबोधन का चिन्ह भी लगाते हैं, और इसको लिखते कैसे हैं उसको देखें। दूसरी बात, पर्सनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में अंतर क्या है यह भी जानें। पर्सनिफिकेशन में क्या था, वहां किसी चीज, निर्जीव चीज को हम सजीव मान लेते थे, लेकिन यहां हम निर्जीव चीज को सजीव तो मानेंगे, लेकिन उसको कुछ संबोधित भी करेंगे। जैसे देखें, बताते हैं आपको इसका एग्जाम्पल। ओ लाइफ नो नॉट व्हाट डू आर्ट। ओह जीवन, नो नॉट व्हाट डू आर्ट, तेरी क्या कला है, तेरी क्या इच्छा है, नहीं पता है। वो जीवन
जीवन को हमने संबोधित किया, जैसे किसी हम सजीव व्यक्ति को संबोधित करके उससे कुछ कह रहे हों, ऐसे मैंने संबोधित किया। ओ लाइफ नो नॉट व्हाट डू आर्ट, डू मीन्स तेरा, तेरी, तेरे, आर्ट कला, कार्य, एक्शन, नो नॉट व्हाट डू आर्ट, क्या तेरी रजा है ये नहीं पता है। ओ जीवन क्या तेरी रजा है ये मुझे नहीं पता है, क्या तेरी इच्छा है। दूसरा देखें, ओ डेथ कम सून, हे मृत्यु शीघ्र आओ, जल्दी आओ। हमने मृत्यु को सजीव माना, उसको पुकारा, उसको बुलाया, उसको संबोधित किया। फिर अगला देखें, ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर, हो आजादी तुम इतनी प्रिय क्यों हो। हमने आजादी को संबोधित किया, कुछ कहा, यानी जिसको संबोधित किया जाए उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, कभी कभी वहां कॉमा भी लगाते हैं। जैसे देखें जॉन हुज आर्ट, यहां आर्ट लिखेंगे, हुज आर्ट इज दिस। यहां हम कॉमा लगाएंगे, जॉन हुज आर्ट इज दिस, ये भी एपॉस्ट्रोफी है। इसको भी फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाएगा तो एपॉस्ट्रोफी, इसी को संबोधित किया हमने, किसकी कला है या। तो यहां भी एपॉस्ट्रोफी है, यहां भी एपॉस्ट्रोफी है, यहां भी एपॉस्ट्रोफी है और यहां भी है। इस तरह के सेंटेंस हमेशा एपॉस्ट्रोफी होते हैं। अब नंबर 5, अब देखें ये ऑक्सीमोरन का। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटीज, दो विरोधी गुण, परस्पर विरोधी गुण जो दो होते हैं, आर एडेड टू द सेम थिंग, एक ही वस्तु के साथ जोड़े जाते हैं। जैसे देखें, मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखें इसका। इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। अब बताएं आप, ये खुला भी है और रहस्य भी है, ऐसा कैसे? विरोधी गुण तो है ही है भाई, खुला भी है और रहस्य भी है। रहस्य है तो फिर खुला कैसे है? दूसरा देखें, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की एक लाइन है, आप पोएम पढ़े होंगे, देखे होंगे। एंड हैविंग नथिंग, कुछ न होते हुए भी ही हैथ ऑल, वो सब कुछ रखता है, उसके पास सब कुछ है, हैथ रखता है, डज हैथ। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। ये तो विरोधाभासी है, ऑक्सीमोरन है भाई, कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है, जैसे है। अगला देखें, माई फ्रेंड इज वाइजेस्ट फूल, माई फ्रेंड इज वाइजेस्ट फूल, देख रहे हैं, मूर्ख है, वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान मूर्ख है वो, यानी मूर्खों का सरदार है। वाइजेस्ट फूल, अव्वल दर्जे का मूर्ख है, वाइजेस्ट है।
तो विरोध के गुण हैं कि नहीं यहां? और एक दो सेंटेंस आइए देख लेते हैं। ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वह नियमित अनियमित है, यानी आए दिन नहीं आता है, लगातार नहीं आता है, नियमित अनियमित है। अपने कार्यों के प्रति वो अनियमित है, अनियमितता उसकी नियमित है। देख रहे हैं विरोधाभास, नियमित अनियमित। इस तरह से जब भी ऐसा कहीं सेंटेंस में हो, कहीं विरोध के अपोजिट वर्ड्स हो, तो वहां ऑक्सीमोरन होता है। नंबर 6 की ओर चलते हैं। हाइपरबोल में देखें, इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस। हाइपरबोल में अतिशयोक्ति में वस्तुएं कम या ज्यादा बताई जाती हैं। बेटर और वर्स, अच्छी या खराब बताई जाती हैं। लेकिन कैसे? देन दे रियली आर, वास्तव में वो जितना होती हैं उसकी अपेक्षा। वस्तुएं जितना हो उसकी अपेक्षा कम ज्यादा बताया जाना, उनका गुण ज्यादा और कम किया जाना हाइपरबोल होता है सब। वो हाइपरबोल के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखें, रिवर्स ऑफ ब्लड flowed in the battle। देख रहे हैं अतिशयोक्ति में बातें कहां बढ़ा दी गई? रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां, फ्लोड इन द बैटल, कुरुक्षेत्र में बह गई, रण क्षेत्र में बह गई, युद्ध भूमि में खून की नदियां बह गई। और देखे जैसे सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स। देख रहे हैं ओशियंस ऑफ टीयर्स, आंसू का सागर बह गया साहब, इतना रोई हो। कितना बढ़ा चढ़ाकर बातों को व्यक्त किया जाता है अतिशयोक्ति में। कोई बहुत अच्छा आदमी हो, पैसे वाला हो, बहुत धनी व्यक्ति हो, अपने आप को कहे आई एम पिग्मी, मैं तुच्छ हूं, तो क्या हो गया? वो हाइपरबोल नहीं हो गया क्या? मोदी जी को सुना नहीं कहते हैं मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका चौकीदार हूं। ये गुणवत्ता में भी आता है साहब। अपनी गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए भी, वस्तुओं की गुणवत्ता को भी व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है मैं चौकीदार हूं। अब सोचें आप, मैं तो हाइपरबोल ही कहूंगा साहब, मैं बिल्कुल इसको हाइपरबोल कहूंगा। तो किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना या लिखना। और एग्जांपल देख लें आप, दे बिल्ड the nation's pillars deep and lift them to the sky। देख रहे हैं? They built the nation's pillars deep and lift them to the sky। उन्होंने राष्ट्र के स्तंभ को मजबूत बनाया, एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और बातों को इतना हाइपर बोल कर दिया गया साहब कि उन्होंने उसको आकाश तक ऊंचा उठाया, आकाश तक ऊंचा उठाया। यानी हाइपरबोल में ध्यान रखें साहब कि चीजों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, वो हाइपरबोल होते हैं। अब हम पहुंचते हैं इसके लास्ट टॉपिक पर,
इसका अंतिम जो रूप है उसको देखें, फिगर्स ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट पॉइंट देखें। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। इस फिगर ऑफ स्पीच में इसकी डिफिनेशन देख लें। इस फिगर ऑफ स्पीच में आवाज इसके भाव और इसके अर्थ को स्पष्ट करती है। सेंस, इसका सेंस या इसकी मीनिंग तब निकलती है जब कोई आवाज सुनाई पड़ती साहब, यानी आवाज को व्यक्त करके हम इस फिगर ऑफ स्पीच को समझ सकते हैं। जैसे देखें एग्जाम्पल में, बीज हम मीन्स भिनभिनाना होता है ना, वो मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं। दूसरा देखें, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है कि नहीं आपके यहां जी। अगला देखें, कुछ को, यानी किसी चीज की आवाज अगर हो तो वह स्टेटमेंट जो होता है आपका अनामोटापोइया होता है। अगर आपको कहा जाए कि आप इसको ढूंढ कर लिखिए तो आप यही लिखते हैं। तो इस तरह से साहब ये फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो आपके सामने आ चुकी है, आपने देख लिया होगा इसको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और इसका सही फायदा आपको कब होगा, जब आप अपने पास रखी हुई तमाम बुक्स होंगी घर में, देखें और उसको निकालें। फिगर्स ऑफ स्पीच में जितने एक्सरसाइज दिए हुए हैं, जितने स्टेटमेंट हैं, उन सबको आप सर्च आउट करें, उनको पॉइंट आउट करके आप देखें कि कौन सी लाइन किस फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती है। और सारे जितने भी ये फिगर ऑफ स्पीच हैं, सात आपको बताए, इन सब के डेफिनेशन आप एग्जाम्पल के साथ याद करें, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन भी आएगा और एग्जाम्पल भी आएगा, आपको पहचानना भी आना चाहिए। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, आप वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी करें। मैं फिर आपके सामने दूसरी वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।